जब भी हमें कोई काम होता है तो कैश का यूज ज्यादा होता है। जैसे कि बैंक में कोई डिपॉजिट करवाना हो या विड्रॉल करवाना हो, चाहे शादी का खर्चा हो, चाहे संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इसमें कैश का यूज ज्यादा होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर जगह पर कैश रखने की एक लिमिट होती है। अगर आप उससे ज्यादा रखते हैं तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकम टैक्स का कानून क्या होता है। साथ ही हम बात करेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन की कितनी लिमिट होती है। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिमिट की। तो इस वीडियो को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। पहला है कि हम घर में कितना कैश रख सकते हैं। दूसरा ये है कि हम बैंक में कितना विड्रॉल और कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, उसकी लिमिट क्या है। और तीसरा ये है कि शादी में कितने कैश का गिफ्ट दिया जा सकता है और कितना खर्च किया जा सकता है। और चौथे भाग में आपको मैं ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें कैश की कितनी लिमिट होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। हम बात कर रहे हैं कि हम अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। भारत के इनकम टैक्स लॉ में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि इस बात पर रोक लगाता है कि आप कितना कैश रख सकते हैं। मतलब कि आप घर में कितना भी कैश रखें उस पर पेनल्टी नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप किसी बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करवा के लाते हैं तो उसका आपके पास सबूत होना जरूरी है। मान लीजिए कि आप कोई बैंक में जाते हैं और ट्रांजैक्शन करवाते हैं, ATM में जाते हैं, तो उसकी रिसिप्ट या रसीद रखना बहुत ही जरूरी है। या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में वह कैश शो होनी चाहिए। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में कितना भी कैश रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश को साबित नहीं कर पाते हैं, आपके पास जस्टिफिकेशन करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, तो आपको 137% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब कि जो एक्स्ट्रा कैश है, जो पैसे हैं, वह भी जाएगा, साथ में आप पर 137% के हिसाब से पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम बैंक में कितना कैश विड्रॉ और डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप 1 साल के अंदर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का अमाउंट हो जाता है तो बैंक यह जरूरी हो जाता है कि AIR यानी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न में सूचना करना जरूरी हो जाता है और आप शक के दायरे में आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा रुपए आ जाते हैं तो बैंक के द्वारा जो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के जो अधिकारी हैं उन्हें सूचना करना जरूरी हो जाता है और आप उनकी नजरों में आ जाते हैं। यदि हम बात करें करंट अकाउंट की तो इसकी लिमिट 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की इसकी लिमिट हो जाती है। लेकिन अगर किसी के करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट आ जाता है तो बैंक को यह मैंडेटरी हो जाता है कि वह AIR को सूचना करे। वहीं अगर हम डिपॉजिट करने की बात करते हैं तो आप अपने सेविंग अकाउंट में अगर एक दिन में 50,000 से ज्यादा जमा करवाते हैं तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप 50,000 से कम अपने सेविंग अकाउंट में जमा करवा रहे हैं तो उसमें पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं सेक्शन 194 एंड इनकम टैक्स यह कहता है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा करवाते हैं तो आपको TDS जमा कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं शादियों की, जो हमारी वीडियो का तीसरा भाग है। अगर हस्बैंड वाइफ अपनी शादी में रिलेटिव से कितना भी अमाउंट लें, कितना भी गिफ्ट लें, किसी भी प्रकार का गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इनकम टैक्स की जो किताब है उसके सेक्शन 56(2) में जो रिलेटिव हैं उनकी लिस्ट दी गई है। इन व्यक्तियों से ही आप गिफ्ट व अमाउंट ले सकते हैं।
लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड से उस लिस्ट से बाहर जाकर कोई अमाउंट ले रहे हैं या कोई गिफ्ट ले रहे हैं और उसका अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। मतलब कि अगर मैं अपनी शादी में अपने माता पिता या रिलेटिव से कोई अमाउंट या गिफ्ट लेता हूं तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। और अगर मैं अपने फ्रेंड से 50,000 रुपए का कोई गिफ्ट ले रहा हूं तो उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन 50,000 से ज्यादा जैसे 51,000 और उससे ज्यादा अगर कोई अमाउंट और गिफ्ट लेता हूं तो उस पर मुझे टैक्स देना होगा। वहीं हम बात करें कि हम शादी में कितना खर्चा कर सकते हैं, वैसे तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन 269 ST में यह बताया गया है कि इसमें 2 लाख तक की लिमिट होती है। अगर आपसे 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं तो उसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। 2 लाख से ऊपर जाते ही आपको जस्टिफाई करना होगा, अदरवाइज उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अब हम बात करते हैं चौथे भाग की, जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी क्या लिमिट होती है। हम सब यह बात जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो डीएलसी रेट के आधार पर रजिस्ट्री करवाते हैं। डीएलसी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रेट, जो सर्कल रेट होती है जो गवर्नमेंट तय करती है। लेकिन हम सभी को भी यह पता है कि जो डीएलसी रेट होती है उस पर असली सौदे नहीं होते हैं। सौदे हमेशा मार्केट वैल्यू के अनुसार होते हैं, इसलिए हमें कैश भी देना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं कि इनकम टैक्स के सेक्शन 269 SS यह बात क्लियर करता है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में केवल 20,000 रुपए तक का ही यूज कर सकते हैं। इससे ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में अगर आप यूज करते हैं, मतलब कि 20,000 से ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 100% की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो आज आपको यह समझ में आ गया होगा कि वीडियो के आधार पर मैंने 4 भागों में आपको यह बता दिया कि आप कितना विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ ही शादी में कितना खर्च कर सकते हैं और घर में कितना कैश रख सकते हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और साथ ही अगर कोई लिमिट दी गई है ट्रांजैक्शन की, उससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो सरकार के द्वारा यानी इनकम टैक्स उस पर लागू होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।